आपको समझ में नहीं आएगा तब तक उस चीज को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं। हम पढ़ रहे थे दो राशियों के संयोजन में जो त्रुटि है उसके मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि अगर आपको किसी भौतिक राशि, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक राशि जेड है, ये कोई ना कोई 2, 3 या 4 राशियों के संयोजन से मिलकर के बनी हुई है, या तो ये उनके जोड़ से मिलकर के बनी हुई है, या इनको घटा करके प्राप्त हुई है, या फिर इनके गुणा से प्राप्त हुई है, या फिर इनके भागफल से। जैसे कि आप बहुत सारे सूत्र देखते होंगे, उनमें मैंने एक सूत्र जैसे आपको बताया था, बहुत नॉर्मल सूत्र में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपने सुने हुए हैं। मुझे बताएं बच्चों, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है। और स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ सर, दिखाई दे रही हाँ है। सर। ठीक है। तो जैसे अपन बहुत सारी भौतिक राशियों की बात करें बारी बारी से, तो बहुत सारी भौतिक राशियों में अलग अलग तरह के फॉर्मूला आते हैं। जैसे मैं परिमाप की बात करूं तो किसी भी आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप उसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का सूत्र क्या होता है? परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आप यहां देख सकते हो कि एक राशि परिमाप है, ठीक है, जिसको अपन जेड कहें। तो ये दो भौतिक राशि लेंथ और विड्थ, लेंथ और विड्थ इन दोनों के योग से मिलकर के बनी हुई है, यानी कि ये योग वाले फॉर्मूले को बता रही है। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूले ऐसे हो सकते हैं जिसमें घटाव आ सकता है। घटाव यानी व्यकलन, इसको हम व्यकलन बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में व्यकलन। व्यय यानी खर्चा, व्यय यानी खर्चा, और उसके बाद में जो आकलन किया जाता है, तो खर्चे को हमेशा घटाया जाता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? व्यकलन भी इसको कहते हैं, घटाने को। तो ऐसे सूत्र आपने देखे होंगे। जैसे मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, विक्रय मूल्य को निकालना है तो क्रय मूल्य में से आपको हानि को घटाना पड़ेगा। जब आप क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो ये एक ऐसा सूत्र जिसमें माइनस आ रहा है। और भी ऐसे सूत्र आपके पास में आएंगे जिनमें माइनस आता है, और भी ऐसे सूत्र आएंगे जिनमें माइनस आता है। जैसे एक सूत्र है आपके पास में AT बराबर V माइनस U। तो यहां पर AT का जो मान है, अगर इस AT को मैं Z मान लूं तो ये आ जाएगा आपके पास में V यानी एक राशि, A माइनस U यानी कि दूसरी राशि, A माइनस B। ठीक है, ये आपके पास में आ जाएगा। तो ऐसा सूत्र भी है हमारे पास में जिसमें जोड़ आया, ऐसा सूत्र भी है जिसमें घटाव आया। अब कुछ ऐसे सूत्र देख लेते हैं जिसमें गुणा आता है। तो अगर मैं बल का मान निकालना चाहूं तो बल F बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो इसमें गुणा आ रहा है। कुछ ऐसे सूत्र भी जिनमें भागफल आता है, जैसे मैं घनत्व निकालना चाहूं रो, तो घनत्व रो बराबर होता है M/V, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ऐसे सूत्र भी है जिनमें घटाव आ रहा है। घटाव वाले सूत्र भी हैं, जोड़ वाले सूत्र भी हैं, हमारे पास में गुणा वाले सूत्र भी है, हमारे पास में भागफल वाले सूत्र भी है। जो हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को पढ़ने का वो ये है कि अगर आपको जो राशियां घटाई या जोड़ी जा रही हैं, उन राशियों, जो राशियां घटाई या जोड़ी जा रही हैं, उन राशियों के बारे में, उन राशियों के बारे में अगर आपको पता है कि इनमें इतनी त्रुटि हुई है, तो अंतिम परिणाम में कितनी त्रुटि होगी ये हम कैसे ज्ञात करें। अब जैसे मैंने लिखा Z बराबर A प्लस B, अगर आपको पता चल जाए A और B में कितनी त्रुटि हुई है, तो Z में कितनी त्रुटि होगी ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमें सीखना है, उसका फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे व्याकलन के लिए भी निकालेंगे। तो बारी बारी से हम चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास में है, मान लीजिए आपके पास में कोई एक राशि है Z, ठीक है, ये एक राशि है Z, ये दो राशि A और B के जोड़ से मिलकर के बनी हुई है, जहां पर A का वास्तविक मान है, B का वास्तविक मान है, और Z का वास्तविक मान है। अब जब हम इनको मापते हैं, मान लीजिए A जो है कोई राशि, उसको मापा गया किसी भी तरीके से, B एक राशि जिसे मापा गया किसी तरीके से। जैसे मान लो मेरे को एक बॉक्स का कुल द्रव्यमान निकालना है। इस बॉक्स में एक पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर का द्रव्यमान है M1 और बॉक्स का द्रव्यमान है M2। तो बॉक्स का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे कुल द्रव्यमान कैपिटल M बराबर हो जाएगा पत्थर का द्रव्यमान प्लस बॉक्स का द्रव्यमान।
पत्थर का द्रव्यमान प्लस बॉक्स का द्रव्यमान बराबर बॉक्स का कुल द्रव्यमान। ये M2 केवल बॉक्स का द्रव्यमान है, M1 केवल पत्थर का द्रव्यमान है, कैपिटल M बॉक्स प्लस पत्थर का द्रव्यमान है। तो ये एक ऐसी राशि हो गई जो हमें दो भौतिक राशियों के योग से प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए पता है कि पत्थर का द्रव्यमान था 5 किलोग्राम, पहले से किसी ने बताया हुआ था कि इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, और जो खाली बॉक्स है उसका जो द्रव्यमान है वो है मान लीजिए 1 किलोग्राम। लेकिन फिर भी आपने किसी को दिया और कहा भाई ये लो टोटल 6 किलोग्राम द्रव्यमान मैं तुम्हें दे रहा हूं, उसको संतुष्टि नहीं थी आपकी बात से और उसने इनको तोल लिया। तोलने पर उसने पाया कि जो पत्थर का द्रव्यमान है वो 5.1 है और जो बॉक्स का द्रव्यमान है वो है 0.9 किलोग्राम। ठीक है, यानी उसने जो भी तोला वो जो मान थे वो क्या थे, त्रुटिपूर्ण मान थे। अब ये त्रुटिपूर्ण मान जो थे वो वास्तविक मान से या तो ज्यादा हो सकते थे या कम हो सकते थे, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो वास्तविक मान है अब वो बदल करके हो गया है त्रुटिपूर्ण मान। और त्रुटिपूर्ण मान जो होता है वो वास्तविक मान ए से थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम हो सकता है। इसको हम लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल ए। ए प्लस माइनस डेल ए का मतलब क्या है, ये जो ए प्लस माइनस डेल ए ये है त्रुटिपूर्ण मान, तो ये कह रहा है कि ये वास्तविक मान ए से थोड़ा सा ज्यादा है। अब जैसे मान लीजिए त्रुटिपूर्ण मान आया आपके पास में 11, तो 11 को आप क्या लिख सकते हो, 10 प्लस 1, जिसमें मान लीजिए 10 है वास्तविक मान और 1 है इन दोनों के बीच का अंतर, वास्तविक मान और मापित मान के बीच का अंतर। मापित मान 11 है, वास्तविक मान 10 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 1। तो ये जो 1 है ये क्या है, इन दोनों के बीच की निरपेक्ष त्रुटि है, और निरपेक्ष त्रुटि को अपन डेल से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि पहले तो ये बताओ त्रुटिपूर्ण मान को जो मैंने ए प्लस डेल ए लिखा है, क्या आपको ये बात समझ में आई कि ए प्लस डेल ए या ए माइनस डेल ए क्यों लिखा है? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं बी को लिखता हूं, तो बी को भी हम ऐसे लिख देते हैं बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि बी के मान में त्रुटि डेल बी की है और ए के मान में त्रुटि डेल ए की है। ठीक है, हमें ये नहीं पता है कि जेड के मान में त्रुटि कितनी है। हाँ बोलो सर एक बार ये थोड़ा वापस समझा सकते हो? वापस बिल्कुल समझाएंगे। देखो जैसे मान लो बेटा जेड जो था वो एक राशि थी, ठीक है, इसका मान ए और बी से मिलकर के बना है, ए प्लस बी। ए का जो वास्तविक मान है वो है मान लो 10 और बी का जो वास्तविक मान है वो है मान लो 5। तो जेड का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। ठीक है, अब आपने ए का मान किसी चीज से मापा, जैसे मान लो ए कोई पत्थर था, उसको आपने तराजू से तोला, और जब आपने तराजू से तोला तो आपको पता चला कि ये जो मान है वो है आया है आपके पास में 11। तो ये 11 क्या हो गया, वास्तविक मान से भिन्न है, वास्तविक मान से अलग है। तो ये एक तरीके से हमारे पास में क्या होगा, त्रुटिपूर्ण मान होगा। जो वास्तविक मान नहीं है वो त्रुटिपूर्ण मान है, वास्तविक मान तो होता है सही मान, और जो मापित मान है अगर वो वास्तविक मान के बराबर नहीं है तो उसको अपन कहते हैं त्रुटिपूर्ण मान। ठीक है, तो ये 11 क्या कहलाएगा, त्रुटिपूर्ण मान कहलाएगा। अब ये जो त्रुटिपूर्ण मान 11 है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10 प्लस 1। ये 11 कौन है, त्रुटिपूर्ण मान है, वो कितना हो गया 10 प्लस 1। अब इस 10 में 10 कौन है, तो 10 तो है वास्तविक मान जिसको हमने क्या माना है, ए, तो 10 की जगह तो आ गया ए। ठीक है, फिर प्लस, फिर ये है 1। अब इस 1 को आप ध्यान से देखोगे तो ये 1 कौन है, ये 1 है मापित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर। और मापित मान और वास्तविक मान के बीच का अंतर जो होता है उसका जो परिमाण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, वास्तविक मान और मापित मान के बीच के अंतर का जो परिमाण है उसको अपन कहते हैं निरपेक्ष परम त्रुटि। त्रुटि। और निरपेक्ष परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि उसको अपन कैसे लिखते हैं, डेल ए की त्रुटि इसलिए डेल ए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मैंने त्रुटिपूर्ण मान को क्या लिख दिया, अब ए प्लस डेल ए। ठीक है, अब मैंने ए प्लस डेल ए लिख दिया। अब सोचो इसकी जगह ये 11 की जगह मान लो किसी ने और ने तोला होता और ये 9 ही आता आपके पास में, तो तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको लिखना पड़ता है इसको 10 प्लस 1 की जगह 10 माइनस 1, यानी ये हो जाता ए माइनस का डेल ए। यानी त्रुटिपूर्ण मान क्या हो सकता है,
वास्तविक मान से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम। अब आप सोच रहे होंगे भाई 10+1 या 10-1 लिख देते, ए प्लस डेल ए क्यों लिखा? ए प्लस डेल ए इसलिए लिखा क्योंकि ये जरूरी थोड़ा ना है कि ए का मान 10 ही हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने इसको ए ही रहने दिया। बी का मान 5 ही हो, ये भी जरूरी नहीं, इसलिए हमने इसको 5 ही इसको बी रहने दिया। तो ए प्लस डेल ए या ए माइनस डेल ए का मतलब क्या है? ये जो अपन ने लिखा है ना, यहां पर देखो ए तो लिखा है वास्तविक मान, और ये जो मैं गोला बना रहा हूं ये एक मान नहीं है, ये सॉरी 2 मान नहीं है, ये पूरा एक ही मान है। वो पूरा एक मान कितना था? अभी जैसे उदाहरण में हमने लिया वो पूरा मान था 11। उसको लिखने का तरीका हमारे पास में ये है कि ये वास्तविक मान से थोड़ा सा ज्यादा है, या हम कहें कि ये वास्तविक मान से थोड़ा सा कम है, सॉरी माइनस थोड़ा सा कम है। तो त्रुटिपूर्ण मान को लिखने का तरीका यही होता है कि वो वास्तविक मान से थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है। अब बताओ महेश, आपको समझ में आया क्या नहीं आया? ए प्लस माइनस sir. डेल ए क्यों लिखा? आ गया? यस सर। ऐसे बी को हमने लिख दिया बी प्लस माइनस डेल बी। अब ये दोनों तो अपने पास में कन्फर्म है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि जेड की त्रुटि कितनी हुई है, तो वो मैं मान लेता हूं। ये तो हमें पता है कि इतनी हुई है ए और बी की, तो और बी की मैं मान रहा हूं, सॉरी जेड की मैं मान रहा हूं, तो जेड की मैंने मान ली। जेड की जो त्रुटि हुई है वो है जेड इज कन्वर्ट इनटू जेड प्लस माइनस डेल जेड। ये जो तीर का चिन्ह है इसका मतलब क्या है कि वास्तविक मान अब त्रुटिपूर्ण मान में चेंज हो गया है, और जेड की त्रुटि को हमने कितना मान लिया है? डेल जेड। ए की त्रुटि डेल ए, बी की त्रुटि डेल बी, और जेड की त्रुटि डेल जेड है। ये तीनों मान अपन पहली समीकरण में रख देते हैं। पहली समीकरण में हमने पहले वास्तविक मान रखे थे, अब त्रुटिपूर्ण मान रख देते हैं, क्योंकि त्रुटिपूर्ण मान रखेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा कि टोटल त्रुटि कितनी आई है। तो रख देते हैं जेड की जगह, तो अपन ने रख दिया जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए की जगह ए प्लस माइनस डेल ए ब्रैकेट में, प्लस बी की जगह बी प्लस माइनस डेल बी, ये भी ब्रैकेट में। अब इस जो बाहर वाला b प्लस माइनस डेल बी के बाहर जो प्लस है उसको अगर अपन अंदर गुणा करेंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? देखते हैं, ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट को खोल दिया, ब्रैकेट को खोलने पे आ गया आपके पास में जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल ए, ठीक है, प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक है, बी प्लस माइनस डेल बी। अब हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ बहुत अलग काम नहीं करेंगे, हम केवल करेंगे इनका स्थानांतरण अपनी जगह से दूसरी जगह पे। जैसे बी अभी तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, मैं इसको लिखूंगा दूसरे नंबर पे। हम लिख सकते हैं ऐसा, जैसे 4 + 3 + 2 बराबर कितना होता है? बराबर होता है 9। अगर मैं इसकी जगह 4 + 2 + 3 लिखूं तो क्या ये गलत होगा? ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे में क्या करने वाला हूं? बी को पहले लिखने वाला हूं, ठीक है, और डेल ए को बाद में लिखने वाला हूं। पर जब भी आप इन चीजों को अपनी जगह से बदलें तो उनका चिन्ह उनके साथ ही रहने दें। जैसे ए का चिन्ह ए के साथ में है, बी के आगे क्या चिन्ह है? प्लस है, तो इसको मैं पास में लाऊंगा तब भी इसका चिन्ह प्लस ही रहेगा। प्लस माइनस डेल ए, में डेल ए का चिन्ह प्लस माइनस है तो ये हो गया प्लस माइनस डेल ए, और ये हो गया प्लस माइनस डेल बी, ठीक है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि जो a प्लस बी है ये किसके बराबर है? ये a प्लस बी ये बराबर है जेड के। ये हमने शुरू में ही मान लिया था, शुरू में हमने लिया हुआ था। तो a प्लस बी को हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? a प्लस बी को हटा के मैं लिख सकता हूं जेड। ये आ गया आपके पास में जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर a प्लस बी की जगह आ गया जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। जेड से कट गया जेड, कटने का मतलब दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट नहीं कटता, ये माइनस होगा। माइनस होगा तो आएगा जेड माइनस जेड, और जेड माइनस जेड बराबर होता है 0, इसलिए मैंने कह दिया कट गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या रह गया है? आपके पास में रह गया है एक तो लेफ्ट में तो रह गया प्लस माइनस डेल जेड, और राइट में रह गया प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। तो दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? लेफ्ट में
प्लस माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, तो आपके पास में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ठीक है, ये अपने पास में आके प्लस माइनस को बाहर ले लिया तो अंदर प्लस रह गया। अंदर प्लस लिखने का मतलब ये, अंदर प्लस क्यों लिखा है, अंदर प्लस लिखने का कारण ये, जैसे मैंने लिखा ए प्लस बी और इसके अगर बाहर माइनस है तो प्लस लिखने का कारण क्या, जैसे इस माइनस को मैं अंदर गुणा करूंगा तो प्लस से जिस भी चिन्ह को गुणा करते हो वापस वो का वही चिन्ह आ जाता है। अगर प्लस से प्लस को गुणा करोगे तो प्लस आ जाएगा और माइनस से गुणा करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो मैंने बाहर प्लस माइनस लिख दिया है, अगर मैं अंदर प्लस लिखूंगा तो प्लस से प्लस माइनस को गुणा करने पर वापस क्या आ जाएगा, पीछे वाली इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, अब आपको करनी है तुलना, कि देखो प्लस माइनस बराबर प्लस माइनस। अब ये मुझे बताओ कि 4 बराबर -4 हो सकता है क्या कभी भी, नहीं हो सकता ना। नहीं यानी सर। जब भी आप राशियों की तुलना करें तो चिन्ह की भी तुलना करें और राशियों की भी तुलना करें। हम कहेंगे -4 बराबर -4 हो सकता है क्योंकि दोनों तरफ की संख्याएं बराबर है, एक जैसी है। ठीक है, अब अगर आपके पास में मान लो यहां पर होता माइनस का x बराबर माइनस का 5, तो बताओ x का मान कितना है, 5 5 तो आप क्या करते भाई, माइनस तो माइनस की 5 जगह सर। है, माइनस तो माइनस की जगह है और x की जगह 5 है तो x बराबर 5 आ गया। लेकिन अगर आपके पास में होता है x बराबर माइनस का x बराबर माइनस के 5 की जगह प्लस का 5 होता, ठीक है, प्लस का 5 होता, तो फिर x का मान कितना आता, -5 -5। -5 आता। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये -5 कैसे आता है, ये -5 ऐसे आता है कि +5 को आप लिख सकते हो माइनस इंटू माइनस का 5, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब देखो माइनस की तुलना माइनस से हो गई और x की तुलना किससे हो गई, -5 से, तो आ गया ना x बराबर -5। तो ऐसे अपन तुलना करते हैं इसकी हमेशा, ठीक है ना। तो आप जो कहते हैं ना माइनस से माइनस को काट दिया, माइनस का भाग दे दिया, माइनस का भाग नहीं दे सकते कभी भी। ये बताओ प्लस में माइनस का भाग दे सकते हो क्या आप, नहीं दे सकते। आप हमेशा +5 में -3 का भाग दे सकते हो, यानी संख्याओं का भाग देते हो आप हमेशा, चिन्हों का भाग नहीं देते कभी भी। हम कहते जरूर ऐसे प्लस में माइनस का भाग दिया तो माइनस आ गया, हम कभी भी प्लस में माइनस का भाग नहीं देते हैं, हम चिन्हों का भाग नहीं देते, हम संख्याओं का भाग देते हैं। खैर, अब हमने तुलना की तो प्लस माइनस की जगह तो प्लस माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल जेड किसके बराबर होगा, डेल ए प्लस डेल बी, डेल ए प्लस डेल बी। और इससे क्या पता चलता है कि परिणामी जो राशि जेड थी, जेड को अपन क्या कहते हैं, परिणामी राशि, रिजल्टेंट, अंतिम राशि, परिणामी राशि जेड की निरपेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। कब, जब जेड इस ए और बी के योग के बराबर हो। तो हम कहेंगे कि यदि कोई एक राशि दो राशियों के योग के बराबर हो तो परिणामी राशि की निरपेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ने से प्राप्त होती है। अब कोई भी ऐसा छात्र जो जिसको ये समझ में नहीं आया हो वो कहे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर सबको समझ में आ गया होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक कोई परेशानी है क्या, लास्ट वाली लाइन बता दो। लास्ट वाली लाइन, ये वाली लाइन तुलना वाली, यस सर। ठीक है। देखो जैसे अपन क्या कर रहे हैं बेटा अपन क्या करते हैं नॉर्मली, आप क्या करते हो, माइनस एक्स बराबर -5, आप कहते हो माइनस से माइनस कट गया। हम यहाँ माइनस से माइनस को काट नहीं सकते, यहां पर हम प्लस माइनस को प्लस माइनस से काट नहीं सकते। आप सोच रहे होंगे काट क्यों नहीं सकते, भाई काट तो सकते, एक जैसे तो चिन्ह नहीं। इस प्लस माइनस का मतलब क्या है, पहले आपको वो मतलब समझना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि काट सकते हैं कि नहीं काट सकते। इस प्लस माइनस का मतलब है संभावना। किसकी संभावना, संभावना कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। और दूसरी तरफ प्लस माइनस की संभावना क्या है, दूसरी तरफ भी प्लस माइनस की संभावना का मतलब है कि ये प्लस भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और
माइनस में भी हो सकता है। तो अब सोचो कि डेल जेड के साथ में अगर प्लस आता और इधर की तरफ जो राशि है वो होती माइनस डेल ए प्लस डेल बी, तो क्या प्लस से माइनस कट जाता क्या? नहीं। नहीं सर। नहीं कटता ना। तो इसलिए हम प्लस माइनस को आपस में काट नहीं रहे, क्योंकि ये संभावना है, संभावनाओं को नहीं काटा जा सकता। संभावना तो कोई सी भी हो सकती है, दोनों तरफ एक जैसी संभावना, ये जरूरी थोड़ा ना है कि एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ भी प्लस हो, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ भी माइनस हो, ये तो फिक्स नहीं है। इसलिए वो जो अपन करते थे भाई, ये इससे माइनस से माइनस कट गया, प्लस से प्लस कट गया, वो हम काट नहीं सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल तुलना करेंगे कि भाई देखो चिन्ह एक जैसे हैं तो चिन्हों की तुलना आपस में होगी, बराबर है। जब चिन्ह एक जैसे हो तो फिर बाकी राशि की तुलना करके हम लिख सकते हैं कि बाकी राशि भी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाकी राशि बराबर नहीं हुई तो फिर ये बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। जैसे मैं कहूं कि प्लस का 4 बराबर प्लस का 5, ये बराबर हो सकता है क्या? नहीं। नहीं क्यों हो सकता है? क्योंकि प्लस की जगह तो प्लस है, ये तो बराबर हो गया, पर 4 जो है वो 5 के बराबर नहीं होता है, इसलिए बीच में बराबर का चिन्ह नहीं आ सकता। बराबर का चिन्ह कब आ सकता है? जब चिन्ह एक जैसे हो और राशि भी एक जैसी हो। ठीक है, जैसे यहां 5 लिखा तो 5 की जगह क्या लिखा होना चाहिए? 4। हम कहेंगे जब राशि बराबर आएगी तो बराबर का चिन्ह आएगा। अब इसको उल्टा कर दो, पहले मैंने क्या कहा कि राशि बराबर आएगी तो बराबर का चिन्ह आएगा, अब इसको उल्टा बोलते हैं, बराबर का चिन्ह आएगा इसका मतलब समझ लो कि राशि बराबर है। पहले मैंने कहा कि राशि बराबर आएगी तो समझ जाना कि बराबर का चिन्ह आएगा। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि बराबर का चिन्ह आ रहा है तो समझ जाओ कि राशि बराबर है। तो ये देखो जो मैंने 2 लाइन लिखी हुई है, प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी, इसमें बीच में बराबर का चिन्ह आ रहा है और बराबर का चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ जाओ कि राशि भी बराबर होगी ही होगी। और राशि बराबर होगी इसका मतलब क्या हो गया? डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। समझ में आ गई बात? सर। क्लियर हो गया क्या? कोई ऐसा जो इसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ हो? ललित प्रजापत कह रहा है उसको समझ में नहीं आई है। ललित प्रजापत समझ में नहीं आया क्या? ललित प्रजापत माइक ऑन करो। सर आई गया। तो तू तो 9 लिख रहा है रे। अच्छा 9 लिखा, डाउट नहीं है इसके लिए, मैंने सोचा समझ में नहीं आया इसके लिए। ठीक है ठीक है। तो ये देखो, ये इसमें तो अपने को जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था यानी कि शनिवार को, उस दिन भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको प्रॉब्लम थी घटाने वाले में। अब अपने को देखना घटाने में क्या होगा। ठीक है, जब एक राशि दो राशियों के घटाव के रूप में हो, जैसे जेड बराबर हो ए माइनस बी, ए माइनस बी, तब अपन क्या करेंगे? तब हम कहेंगे वही पहले की तरह कि भाई ए का जो मान है वो तो चेंज हो गया, आ गया ए प्लस माइनस डेल ए, और जो बी का मान है वो चेंज होकर के आ गया बी प्लस माइनस डेल बी, और जेड का मान चेंज होकर के आ गया है जेड जेड प्लस माइनस डेल जेड। अब अपन ये सूत्र में रख देते हैं, सूत्र में रखते हैं। देखो, तो सूत्र में रखेंगे तो अपने पास में क्या आएगा वो भी मैं लिख देता हूं। सूत्र में रखेंगे तो आएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए की जगह ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है, और फिर माइनस का चिन्ह बी प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, अब देखो खास बात बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये जो प्लस माइनस लिखा है इसका मतलब है संभावना है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। संभावना है यानी कि हमें ये भी कंफर्म नहीं है कि प्लस होगा, ये भी कंफर्म नहीं है माइनस होगा। किसी कभी ये प्लस आएगा, कभी ये माइनस आएगा। त्रुटिपूर्ण मान जो होता है वो वास्तविक मान से, जब आप जैसे आपने किसी चीज को नापा, कोई रेखा की लंबाई नापी, तो वास्तव में उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर थी। जब ये फिक्स है क्या, जब भी आप गलती करोगे तो इसको ज्यादा ही नापोगे। आपके पापा ने आपको एक नोटों की गड्डी दी जिसमें 50 नोट थे, क्या ये फिक्स है कि आप इसको हमेशा 50 से ज्यादा ही गिनोगे?
नहीं सर। 50 से कम भी गिन सकते हो ना। कोई मान लो गिनती भूल जावे, 34 के बाद में सीधे 36 गिन लेवे, तो वो ज्यादा गिन लेगा। किसी के नोट चिपका हुआ चला जावे तो वो 49 गिन लेगा। यानी ज्यादा भी गिन सकते हैं और कम भी गिन सकते हैं, यानी दोनों संभावनाएं हैं। अब जब दोनों संभावनाएं होंगी तो क्या होगा, मैं ब्रैकेट को खोल रहा हूं तो देखो जेड की जगह तो जेड है, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, डेल जेड की जगह डेल जेड है। पहले वाले ब्रैकेट में ए प्लस माइनस डेल ए एज इट इज है, डेल ए एज इट इज है। दूसरे वाले ब्रैकेट में माइनस को जब आप गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस का बी। अब ये जो डेल बी है इसमें आपके पास में दो चिन्ह है, एक तो है प्लस का और एक है माइनस का। ठीक है, यानी प्लस डेल बी भी हो सकता है और माइनस डेल बी भी हो सकता है। इसको बाहर वाले माइनस से गुणा कर दो, गुणा कर दिया तो गुणा करने के बाद में क्या आएगा आपके पास में, गुणा करने के बाद में आपके पास में आएगा माइनस का डेल बी, प्लस का डेल बी तो हो जाएगा माइनस का डेल बी, और जो माइनस का डेल बी है वो हो जाएगा प्लस का डेल बी। ठीक है, पहले कितनी संभावनाएं थी, पहले क्या क्या संभावनाएं थी, बी के मान क्या क्या हो सकते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस। और अब क्या संभावनाएं हैं, माइनस और माइनस और प्लस। पहले संभावनाएं थी कि प्लस और माइनस में से कोई एक हो सकता है, अब संभावना है कि माइनस और प्लस में से एक हो सकता है। प्लस की और माइनस की पहले भी 50-50% संभावनाएं थी, अब भी 50-50% संभावना है। यानी जब संभावनाएं दोनों होती हैं, ठीक है, तो कभी भी इसको माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है। जब दोनों संभावनाएं होती है तो हमेशा आप इसको प्लस माइनस ही लिखेंगे, चाहे पहली संभावना माइनस की और दूसरी संभावना प्लस की हो, और चाहे पहली संभावना प्लस की हो और दूसरी संभावना माइनस की। पहली संभावना प्लस की और दूसरी संभावना माइनस की हो, चाहे पहली संभावना प्लस की और दूसरी संभावना माइनस की हो। है तो 50-50% ही दोनों। अब 50-50% है तो कौन सी संभावना ज्यादा है, तो आप चाहे पहले माइनस की संभावना मानो चाहे पहले प्लस की मानो, है तो बराबर ही संभावना है। जब बराबर संभावनाएं होती हैं तब हम कहते हैं कि इसको हमेशा प्लस माइनस लिखना चाहिए, कभी भी इसको माइनस प्लस नहीं लिखना चाहिए। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई? ये इसको Yes, sir. लिखने का तरीका है। संभावना जब दोनों हो तो हमेशा इसको प्लस माइनस लिखा जाता है, माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है। हमेशा इसको क्या लिखा जाता है, प्लस माइनस लिखा जाता है, माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है। तो अब जैसे ही मैं माइनस को गुणा करूंगा, ये माइनस को गुणा किया, ये माइनस को गुणा कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस का बी, और ये जो प्लस माइनस है इसको माइनस से गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस डेल बी। इसको माइनस प्लस डेल बी नहीं लिखना है। आप ये मत सोच लेना कि माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस आ जाएगा, नहीं। संभावना दोनों है तो इसको माइनस से गुणा करने के बाद में भी आपको प्लस माइनस ही लिखना है। अगर आपने माइनस प्लस लिख दिया तो इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया है कि हमेशा हमेशा माइनस की संभावना ज्यादा है, प्लस की संभावना कम है। ये आपने फिक्स कर दिया है। अगर आप माइनस प्लस लिखते हो तो इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया है कि ये संभावना ज्यादा है, ये संभावना कम है। क्योंकि संभावनाएं दोनों बराबर हैं इसलिए हमेशा ही आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है। इसलिए मैंने इस इक्वेशन में क्या लिखा है, प्लस माइनस लिखा है। मैंने लास्ट डे भी आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि माइनस प्लस नहीं लिखना है आपको। माइनस प्लस तब आपको लिखना होता है जब आप फिक्स कर देते हो कि माइनस ही आएगा, पहले तो माइनस ही आएगा बाद में प्लस ही आएगा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस लिखेंगे। तो जो सामने आपको अभी दिखाई देगा उसमें जो गलती है, मैं एक्चुअल में वो गलती आपको बताना चाह रहा था। वो गलती हमको यहां से नजर आ जाएगी अभी कि घटाव वाले में हम क्या करेंगे। तो ये देखो घटाव वाले में हमने लिखा हुआ है जेड प्लस माइनस डेल जेड, ए प्लस माइनस डेल बी डेल ए, माइनस
बी प्लस माइनस डेल बी, और जब इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा ए प्लस माइनस डेल ए माइनस का बी प्लस माइनस डेल बी, प्लस माइनस डेल बी। अब इस बी को इधर ले जाओ तो आपके पास में आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। अब देखो मैं जो बताना चाह रहा था वो यही बताना चाह रहा था कि इस सेंटेंस को देखो, इसमें क्या गलती की हुई है, इसमें गलती की हुई है कि प्लस माइनस की जगह इसको माइनस प्लस लिखा हुआ है। तो आपको माइनस प्लस नहीं लिखना है, ठीक है। सामान्य गणित थी वो जो आप करते थे ना कि प्लस को माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस आ गया, माइनस को प्लस से सॉरी माइनस को माइनस से गुणा कर दिया तो प्लस आ गया, प्लस को माइनस से गुणा कर दिया तो माइनस आ गया। वो सामान्य गणित थी, वो तब काम में लेते हैं अपन जब एक ही चिन्ह होता है। जैसे बी के पास में एक ही चिन्ह था, बी के पास में एक ही संभावना थी, तो हमें करना ही था कि भाई बी के पास में पहले से प्लस है और इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। लेकिन जो डेल बी है उसके पास में एक चिन्ह नहीं है, उसके पास में दो चिन्ह है, दोनों की संभावनाएं बराबर हैं। और जब दोनों की संभावनाएं बराबर होती हैं तो हमेशा प्लस को पहले और माइनस को बाद में लिखा जाता है। ये इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो ये हमने यहां पर लिख दिया है। अब हमारे पास में क्या आ गया है, इक्वेशन आ गया है कुछ इस तरह का। एक तरफ लेफ्ट में तो है आपके पास में z प्लस माइनस डेल z, और राइट में है a माइनस बी प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, वही पहले की तरह z आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल z बराबर a माइनस बी की जगह आ गया z, फिर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। ये z से z कट गया, z से z कट गया, z से z कट गया, तो आपके पास में क्या रह गया, आपके पास में रह गया है एक तरफ तो प्लस माइनस का डेल z और दूसरी तरफ प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। अगर अब आप इसको देखोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही इक्वेशन है जैसा अपने पास में जोड़ वाले में आया था। तो प्लस माइनस डेल z और यहां से प्लस माइनस को कॉमन ले लिया तो क्या रह गया, डेल a प्लस डेल b, डेल a प्लस डेल b, ये अपने पास में रह गया, ठीक है। वही पहले की तरह हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। कुछ बच्चों ने ये कहा था अभी मैसेज करके कि ये लास्ट वाला स्टेप उनको समझ में नहीं आया है पिछले वाले में। जैसे भैरू सासी ने कहा कि आ गया, अर्णव ने, अच्छा ये पुराने मैसेज है कि समझ में नहीं आया है। अमित चौधरी ने भी कहा था कि थोड़ा सा लास्ट में समझ में नहीं आया है, तो इसको एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं। देखो इसको ऐसे समझना आप, जैसे मान लो आपके पास में लिखा हुआ है x बराबर माइनस का 5, ठीक है। तो x का मान कितना है भाई, x का मान -5 है, -5 दिख रहा है क्लियर ही। x का मान 5 क्यों नहीं है, -5 ही क्यों लिया, मैं बताता हूं इसका रीजन। क्योंकि एक्चुअल में x बराबर -5 नहीं है, ये है प्लस x बराबर प्लस माइनस का 5। तो देखो चिन्हों की तुलना करें तो प्लस की जगह प्लस है, यानी ये दोनों बराबर, चिन्ह बराबर आ गए। अब आपको संख्याओं की तुलना करनी पड़ेगी, x बराबर -5, तो हम कहेंगे संख्या आ गई x बराबर -5। अब देखो इसका उल्टा कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, ठीक है, इसका उल्टा कर रहा हूं मैं। इसको अगर मैं ऐसे लिखता कि माइनस का x बराबर 5, तब x का मान कितना होता, तो आप कहते x का मान -5 आता। तो ये -5 कैसे आया है, -5 आया है, फिर से आपको करना पड़ेगा चिन्हों की तुलना। तो अभी देखो x के आगे प्लस है, x के आगे माइनस चिन्ह है, जबकि 5 के आगे कौन सा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है। तो आपको 5 के आगे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लाना पड़ेगा, तब आप तुलना कर पाओगे। तो x के आगे तो हो गया ये माइनस का चिन्ह, अब 5 के आगे मैं माइनस का चिन्ह लाना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं माइनस इनटू माइनस का 5। लिख सकते हैं क्या +5 को ऐसे अपन, हाँ सर लिख सकते हैं ना। अब देखो चिन्हों की तुलना कर लेते हैं, माइनस और माइनस दोनों बराबर है, ठीक है। इधर x है, इधर कितना है
माइनस का 5, तो ये हो गया x बराबर माइनस का 5। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, माइनस से माइनस कट गया। अरे माइनस से माइनस कभी कटता है क्या? कभी काट सकते हो क्या आप? चेक करते काट सकते हो क्या? बताओ, माइनस से माइनस कटा तो कितने बचे? ये मैंने ऊपर लिखा, दिख गया आपको माइनस? -5 सर। नहीं, ये तो x का मान आ गया -5, ये तो खैर अपन ने देख लिया। पर जैसे अपन लिखते हैं ना, ये माइनस एक्स माइनस इंटू -5, तो अपन कहते हैं माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर -5 आ गया। ये आप लिखते हो ना, माइनस से माइनस कट गया, अपन बोलते हैं ऐसे, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो मैं अब क्या कर रहा हूं, देखो ये इनको हटा रहा हूं यहां से, इन सबको हटा रहा हूं, ठीक है, ये सबको हटा दिया। अब मुझे बताओ, ये माइनस लिखा हुआ है, एक और माइनस लिखा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्या? नहीं सर। आप कहोगे नहीं सर। क्यों नहीं कट सकते, क्यों नहीं कट सकते हैं भाई? अभी तो आपने काटे थे ना माइनस से माइनस। इस माइनस का बिना संख्या के कोई औचित्य नहीं है, बिना संख्या के कोई भी औचित्य नहीं है। अगर मैं यहां लिखता -5, ठीक है, और यहां लिखता -4 और ये बराबर लिखता, तब हम कहते हैं माइनस से माइनस कट गया। तो एक्चुअल में आप माइनस से माइनस नहीं काटते हो, आप क्या काटते हो फिर? जब हम माइनस से माइनस नहीं काटते तो हम क्या काटते हैं, देखो मैं बताता हूं आपको। -5 जो आपने लिखा है और एक तरफ लिखा है -4, -5 को आप लिख सकते हो -1 गुणा 5, और -4 को आप क्या लिख सकते हो, -1 गुणा 4। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं सर। लिख यस सर। सकते हैं ना? तो एक्चुअल में हम माइनस से माइनस नहीं काटते हैं, हम जो है एक्चुअल में -1 से -1 काटते हैं। हम संख्याओं को काट सकते हैं, हम संख्याओं का भाग दे सकते हैं, चिन्हों का भाग नहीं दे सकते। तो ये जो हम कहते हैं ना काट रहे हैं, ये काट रहे हैं नहीं कहना चाहिए, हमको कहना चाहिए तुलना कर रहे हैं। ये शब्द सही क्या है, तुलना कर रहे हैं। तो यही शब्द मैं यहां पर काम में ले रहा हूं कि हम क्या करेंगे, चिन्हों की तुलना कर रहे हैं। तो देखो दोनों तरफ एक जैसे चिन्ह है, प्लस माइनस और प्लस माइनस, तो चिन्ह तो बराबर आ गए। दो संख्याएं केवल तभी बराबर आ सकती हैं जब वो संख्याएं भी बराबर हों और उनके चिन्ह भी एक जैसे हों। अगर संख्याएं बराबर नहीं हो तो भी बराबर नहीं आ सकते। जैसे -5 और -4 बराबर नहीं आ सकते, क्यों? कि इनके चिन्ह तो बराबर हैं, एक जैसे हैं, लेकिन संख्याएं एक जैसी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से 5 और -5 बराबर नहीं आ सकते। ये संख्याएं तो बराबर है लेकिन इनके चिन्ह एक जैसे नहीं है, एक पर प्लस एक पर माइनस है। तो ये बराबर कब आ सकते हैं, जब चिन्ह भी एक जैसे हों और संख्याएं भी एक जैसी हों, तो ही बराबर आ सकता है। फिर से बोल रहा हूं मैं, अगर चिन्ह भी एक जैसे हों और संख्याएं भी एक जैसी हों तो ही ये बराबर आ सकते हैं। अब इसका उल्टा बोलते हैं अपन कि अगर ये बराबर हैं, पहले मैंने क्या कहा कि अगर चिन्ह बराबर हैं, एक जैसे हैं, -5 चिन्ह एक जैसे हैं और संख्याएं एक जैसी है, तो समझ लो बराबर का चिन्ह इनके बीच में आएगा। अगर इनके चिन्ह की प्रकृति एक जैसी है, संख्याएं एक जैसी है, तो इन संख्याओं के बीच में बराबर का चिन्ह आएगा। अब मैं उल्टा कह रहा हूं कि अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह आया है तो समझ लीजिए कि इनके चिन्ह भी एक जैसे होंगे और संख्याएं भी बराबर होंगी। अगर इनके बीच में बराबर का चिन्ह आया है तो तुलना करने पर चिन्ह भी एक जैसे आने चाहिए और संख्याएं भी बराबर आनी चाहिए। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है, प्लस माइनस डेल जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब इसमें देखो चिन्ह एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। अगर दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो संख्याएं भी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए कि अलग अलग आनी चाहिए? बराबर आनी बराबर आनी चाहिए ना। तो बराबर आ गई, देखो ये इसका मतलब क्या हो गया, डेल जेड बराबर क्या आ जाना चाहिए, डेल ए प्लस डेल बी आ जाना डेल बी। चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपके पास में क्या आ गया, डेल ए प्लस डेल बी आ गया। तो अब मुझे बताओ कि अब कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया हो, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बच्चों? अब कोई नहीं कंफ्यूजन सर। है क्या? नहीं नहीं सर। है सर। अब
अब तो क्लियर है। देखो बच्चों, हाँ, ऐसा हाँ। ये मत सोचना Yes, sir. हाँ कि सर। ठीक है। देखो एक चीज मैं खास बात बता रहा हूँ, जब भी अपन कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, और आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो ऐसा टॉपिक था, ये तो इतना उलझा हुआ है, ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया, तो आप अपने आप को ऐसे मत समझना कि ये सब्जेक्ट कठिन है या मुझको कुछ नहीं आता है। सब्जेक्ट भी कठिन नहीं है और आपको भी सब कुछ आता है। फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है हमारे पास में, पूर्व ज्ञान नहीं है हमारे पास में। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, अब सब बच्चों में से जो भी बच्चा भीलवाड़ा के आसपास में, भीलवाड़ा में रहता है, मेन शहर में, ठीक है, मुझे ये बताए, कोई भी बच्चा, एक मुझे बच्चा बताना कि बच्चों अगर मुझे ऑटो से, है ना, ऑटो से बस स्टैंड जाना है तो मुझे कैसे जाना पड़ेगा? सर या तो फाटक आके ऑटो के अंदर बैठ के जाना होगा। बिल्कुल, इसने कहा या तो फाटक पे आओ और वहां से ऑटो में बैठो और बस स्टैंड चले जाओ, और अगर बस स्टैंड नहीं जा रहा है तो फाटक से बैठो अजमेर चौराहे, और अजमेर चौराहे से बस स्टैंड। ठीक है ना? तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है, महेश ने बिल्कुल सही बताया है, हरिओम भी कह रहा है कि हाँ सर ये बिल्कुल सही रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता हमें पता था। अब सोचो कि आप एक नए शहर में गए हो और आपको बस स्टैंड से किसी ऑफिस में जाना है, तब आप क्या करोगे बच्चों? किसी से वापस से पूछ बस के स्टैंड के जाएंगे। सामने से ऑफिस जाएंगे। आप बस स्टैंड के आसपास में ऑटो वाले से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि भाई साहब मुझे फलाना ऑफिस में जाना था, कैसे जाना पड़ेगा, कौन से नंबर का ऑटो जाएगा, कौन से नंबर का रास्ता जाएगा, ये कितनी दूरी पर है, पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? तो ऐसे ही आपके साथ में अभी हो रहा है। अभी आपका जो पूर्व ज्ञान है 9वीं का और 10वीं का वो कम है, क्योंकि आपने कोरोना की वजह से ये 9वीं और 10वीं की क्लासें अच्छी तरीके से नहीं पढ़ी, और इस वजह से अब मान लो कि पूरे रास्ते में कोई बताने वाला ही नहीं हो, ना तो ऑटो वाला है ना कोई बताने वाला है, तो क्या बेटा एक बार में आप ऑफिस पहुंच जाओगे? हो सकता है आपको 2 3 नहीं 4 सर। नहीं। अलग अलग रास्ते ढूंढने पड़े, कभी आप दूर तक चले जाओ फिर भी आपको ऑफिस नहीं मिले, और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कोई एक रास्ते का चयन करोगे और वो रास्ता ही सही रास्ता होगा और आप ऑफिस पहुंच जाओगे। तो कुछ टॉपिकों में आपके साथ में ऐसा होगा कि आपको एक बार में ही वो समझ में आ जाएंगे, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं कि शुरुआत के 1 महीने में ऐसा होगा, बाद में आपके साथ में ऐसा नहीं होगा। बाद में आपको 95% टॉपिक एक बार में ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि 1 महीने में हमारा बेसिक जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हमारे सोचने का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो जब कोई टॉपिक ऐसा लगे कि ये कठिन है, तो ना तो अपने आप को कमजोर समझना है, ना सब्जेक्ट को कठिन समझना है, सिर्फ ये समझना है कि मुझे इसका दोहरान करना है। और दोहरान करते समय ये जो वीडियो आपको भेज रहे हैं ना, ये आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं भेज रहा हूं मैं, ये वीडियो मैं आपको नोट्स बनाने के लिए नहीं भेज रहा हूँ, ये इसलिए भेज रहा हूँ कि जो सुबह पढ़ा है उसका शाम को आप दोहरान कर लो। अब आप क्या करते हो, वीडियो को खोलते हो, उसको रोकते हो, स्क्रीन पे दिख रहा होता है उसको लिख लेते हो कॉपी में और फिर मेरे को भेज देते हो, है ना? ये आपने भेज दिया, आपने सोचा कि ये अपना काम पूरा हो गया, अब सर को आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सर ने नोट्स मांगे थे, अपना काम तो हो गया, होमवर्क तो मैंने पूरा कर लिया। पर बच्चों इसमें आपको कुछ समझ में आया क्या? क्या होमवर्क करने से अपना फायदा हो गया, आपका फायदा हो गया? अगर होमवर्क करने से आपका फायदा होता है तो मैं ये पूरे चैप्टर की पीडीएफ आपको भेज देता हूँ, आज बैठ करके इसको पूरे को एक साथ कॉपी कर लो और फिर आपको होमवर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर इससे क्या आपका कोई फायदा होगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं होगा नहीं होगा ना। तो फायदा कब होगा? जब आप उसको रिपीट में उस वीडियो को पूरा सुनोगे, पास में कॉपी लेकर के बैठोगे, उसको लिखोगे, हर स्टेप को समझोगे, जो स्टेप समझ में नहीं आएगा उसको मार्क करोगे कि ये वाला स्टेप मुझे समझ में नहीं आया, और फिर बाद में अपने दोस्तों से, मुझसे पूछोगे कि सर वो वाला स्टेप कल आपने पढ़ाया था, मैंने दौरान किया, मेरे को वो स्टेप समझ में नहीं आया, क्या आप मुझे वो स्टेप बता सकते हो? तब जा करके वो टॉपिक आपका क्लियर होगा। ठीक है? तो जब भी आपको कोई चीज भेजी जाती है वीडियो वगैरह, तो उसको अच्छे से देखो, उसको समझो, कहीं दिक्कत आए उसको मार्का करो और पूछो। आगे चले अब अपन। अब समझ में आ गया बेटा, योग वाला और त्रुटि घटाने वाला दोनों समझ में आ गए क्या? कोई ऐसा जिसको Yes, अभी sir. समझ में नहीं आए हो तो बोलो। अगले टॉपिक पर आ जाए अपन, राशियों के गुणा के कारण त्रुटि। बिल्कुल वैसे ही चलना जैसे अभी चल रहे थे। तो हमने एक बात तो जरूर देखी, पहले मैं पुराने वाले पे वापस आ जाता हूं, कि जोड़ में भी हमने देखा डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी आया, और घटाने में भी हमने देखा कि डेल ए प्लस डेल बी आया।
यानी कि जब एक राशि को दो राशियों के योग से व्यक्त किया जाए या व्यकलन यानी घटाने से व्यक्त किया जाए, तब आपको अगर उस परिणामी राशि की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है तो हमेशा ही आपको दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ना पड़ेगा, चाहे दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह हो, चाहे दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह हो। प्लस का हो तो भी त्रुटियों को जोड़ना है, माइनस का हो तो भी त्रुटियों को जोड़ना है। तो त्रुटि तो आपके पास हमेशा जोड़ने से ही आएगी, वास्तविक राशि तो आएगी घटाने से और जोड़ने से। अब देखो इसमें एक पेच है कि z बराबर a प्लस बी और z बराबर a माइनस बी। अगर आपको इस z का वास्तविक मान निकालना है तो जोड़ने वाले में तो a और b को जोड़ना पड़ेगा और घटाने वाले में a और b को घटाना पड़ेगा वास्तविक मान के लिए तो। लेकिन अगर आपको त्रुटि निकालनी है तो त्रुटि को हमेशा ही आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए तो वास्तविक मान के लिए तो वास्तविक सूत्र, लेकिन त्रुटि के लिए जोड़ने वाला सूत्र। त्रुटि अलग निकालनी पड़ेगी, वास्तविक मान अलग निकालना पड़ेगा, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा आपको। अपन एक उदाहरण देखेंगे आगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक उदाहरण और करवाऊंगा तब आपको ये और समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको एक लाइन में कह सकता हूं कि दो राशियों के योग अथवा व्यकलन से प्राप्त परिणामी राशि की निरपेक्ष त्रुटि सभी राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ने से यानी उनके योग से प्राप्त होती है। अब मान लीजिए कि आपके पास में एक राशि है z जो दो राशियों के गुणा से प्राप्त हो रही है। ये एक राशि है a और दूसरी राशि है b, ठीक है, a गुणा b। वही पहले की तरह a का मान a प्लस माइनस डेल a, b का मान b प्लस माइनस डेल b और z का मान z प्लस माइनस डेल z रख देते हैं। ठीक है, अब एक खास बात और बता दूं मैं आपको कि ये डेल a जो है ना, इसमें डेल और a दो अलग अलग राशियां नहीं है, ये दोनों एक ही राशि को व्यक्त करते हैं। यानी कि बिना a के इस डेल का अकेले का कोई मतलब नहीं है, बिना a के इस डेल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब ये बात आपके आगे काम आएगी। अब मैं ये मान रख रहा हूं z का, a का और b का, तो z की जगह तो आ गया z प्लस माइनस डेल z, ठीक है, और b की a की जगह आ गया a प्लस माइनस डेल a इनटू b की जगह आ गया b प्लस माइनस डेल b, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, आपने पढ़ा भी होगा और आपको आता भी होगा, है ना। मान लो आपके पास में लिखा हुआ है 2x² प्लस 3x, इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, कोई बता सकता है मेरे को? 2x प्लस 2x प्लस 3। चलो ये तो अच्छा है, आपने बहुत अच्छे से बताया और बिल्कुल सही बताया। पर आपको पता है कि आपने इसमें x को कॉमन नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे कि x भाई का ये भाग सर क्या दिया बोल रहे हैं कि वेरी गुड, इसने बहुत अच्छे से बताया है। हमने यहाँ पर क्या किया है, एक्चुअल में इस पूरी राशि को x से गुणा किया और x से भाग दिया है। तो देखो ये x से गुणा कर दिया और पूरी राशि को x से भाग दे दिया, तो गुणा वाला x तो बाहर रह गया और भाग वाला 2x² अपॉन x प्लस 3x अपॉन x, ये दोनों में बढ़ गया। अब देखो x से x कट गया, इधर भी x से x कट गया, तो क्या रह गया x इंटू 2x प्लस 3। यानी एक्चुअल में जो आप कॉमन लेते हो ना, उसका मतलब होता है उसी राशि का भाग देना है आपको। कॉमन लेने का मतलब क्या है, उसी राशि का भाग देना। अब अगर आपको कोई कहता है कि x प्लस वाई में से x कॉमन लो, तो कॉमन तो तब लेंगे जब दोनों में होगा। इसमें से x कॉमन ले सकते हो क्या? नहीं सर, नहीं ले सकते ना, तो है ही नहीं इसमें तो x, तो कॉमन शब्द ही गलत है अपना। अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई x को बाहर निकाला, इसका मतलब x का दोनों में भाग देना है। तो x का पहले में भाग दिया x बटा x और दूसरे में भाग दिया y बटा x, ठीक है। x से x कट गया, कितना आ गया x बराबर 1 प्लस वाई अपॉन x। मुझे लगता है कि गणित वालों के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है। सही कहा मैंने कि गलत लिखा है? ये सही है सर। सही लिखा है सही है ना, सही लिखा है। तो बस अब अपन इसी चीज को अपन यहाँ पे काम में लेने वाले हैं बच्चों, इसी चीज को मैं यहाँ पर काम में लूंगा, ठीक है। देखते हैं कैसे काम में लेंगे। तो अब अपन क्या करेंगे, जैसे z प्लस माइनस डेल z है और a प्लस माइनस डेल a है और b प्लस माइनस डेल b है, इन सब में से अपन कुछ कुछ चीजें बाहर निकालेंगे। जैसे z प्लस माइनस डेल z में से अपन ने z बाहर निकाल दिया, z बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया
पहला स्टेप बचेगा जेड बटा जेड, 1 जेड बटा यानी कि 1, और दूसरा स्टेप प्लस माइनस तो है ही, डेल जेड बटा जेड। ठीक है ना। यहां पर देखो एक खास बात है कि हमने दोनों में क्या किया, एक तरीके से जेड को बाहर ले लिया, मतलब जेड का भाग दे दिया, जेड में जेड का भाग दिया तो 1 आया, और डेल जेड में जेड का भाग दिया। अब आप गलती ये मत कर देना कि जेड से जेड काट दो, जेड से जेड नहीं कट सकता है, क्योंकि जेड जो है वो ऊपर वाला जो जेड है ना वो अकेली राशि नहीं है, डेल जेड दोनों मिलकर के राशि बन रहे हैं। अगर आपने जेड से जेड काट दिया तो डेल बच जाएगा, और डेल तो अकेला कोई राशि है ही नहीं। ये डेल जेड क्या था, डेल जेड था जेड के वास्तविक मान और मापित मान का अंतर। जैसे उदाहरण लू मैं, मान लो जेड का वास्तविक मान है 10, ठीक है 10, और मापित मान है 11, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 1। ठीक है, तो डेल जेड का मान कितना आ गया, 1, और जेड का मान कितना आ गया, 11। तो 1 से 11 कट जाएगा क्या, नहीं सर। नहीं तो इसलिए आपको इसमें डेल जेड बटा जेड में जेड को जेड से काटना नहीं है। ठीक है, अब ऐसे बाकी में भी अपन कर देते हैं, दूसरे में भी। फर्स्ट में से ए को बाहर निकाल लिया तो बच जाएगा 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और दूसरे में से बी को बाहर ले लिया तो आ जाएगा आपके पास में बी 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ये जो है इसको आप देख सकते हो कि ये यहां लिखा हुआ है। मैं इसको वापस से भी दोहरा देता हूं, वापस से भी दोहरा देता हूं। तो हमारे पास में एक राशि है जेड है, उसको हमने लिख दिया जेड प्लस माइनस डेल जेड, और ए की जगह ए प्लस माइनस डेल ए, बी की जगह बी प्लस माइनस डेल बी। पहले में से जेड को बाहर ले लिया, दूसरे में से ए को, तीसरे में से बी को, तो क्या बच गया, अंदर बच गया जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और ए वाले में बच गया ए बाहर 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, अंडर ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, और बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। यहां तक समझ में आ गया क्या बच्चों? कोई बच्चा जिसको यहां तक समझ में नहीं आया हो, चले आगे, आगे चले इससे। अब देखो ए और बी को मैं एक साथ लिख दूं, ए और बी को एक साथ लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए इंटू बी, ये आ जाएगा आपके पास में जेड इंटू अंदर तो बचा हुआ 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और आपके पास में इधर बचा हुआ है ए और बी तो आ गया साथ में, और रह गया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, तो a इंटू बी ये आपको यहां दिख जाएगा, ये यहां देख लीजिए। ठीक है, तो a इंटू बी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने शुरू में a इंटू बी बराबर क्या माना है, जेड माना है। तो ये देखो हमने ने सबसे ऊपर वाली लाइन में a इंटू बी की जगह क्या कर दिया है, जेड लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास में क्या आएगा, जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर जेड इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये जेड से जेड कट गया, जेड से जेड कट गया। अब आपके पास में जो बचा हुआ है उसको मैं हटा रहा हूं, ये जेड से जेड कट गया, जो बचा हुआ है उनको अपन क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को खोलेंगे। तो ब्रैकेट को खोलते तो लेफ्ट वाला ब्रैकेट तो ऐसे कैसे रह जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, और राइट वाले जो दो ब्रैकेट है वो आपस में गुणा होंगे। जब दो ब्रैकेट की राशि आपस में गुणा होती है तो कोई भी एक ब्रैकेट का आप चयन कर ले, जैसे मैंने पहले ब्रैकेट का चयन कर लिया 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रत्येक राशि को दूसरे ब्रैकेट की दोनों राशियों से बारी बारी से गुणा करना है। जैसे मैंने 1 को गुणा किया, किससे गुणा किया, 1 को दूसरे ब्रैकेट के 1 से, इस 1 को इस 1 से गुणा किया तो 1 आ गया। फिर इस 1 को प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी से गुणा किया। ठीक है, 1 को दोनों से गुणा कर दिया। अब बचा कौन, क्या बचा हुआ है बेटा, आवाज आ रही है मेरी बच्चों? प्लस माइनस डेल ए बटे हुआ ए, प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब अपने को इस प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए को 1 से भी गुणा करना है और डेल बी अपॉन बी से भी गुणा करना है। तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए को 1 से गुणा किया तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए आ गया। ठीक है, अब आपको प्लस माइनस डेल ए को प्लस माइनस डेल बी से गुणा करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेचीदा है, तो देखो ध्यान से समझना।
प्लस माइनस डेल ए का मतलब क्या है? या तो ए का मान प्लस डेल ए अपॉन ए होगा, या इसका मान माइनस का डेल ए अपॉन ए होगा। ऐसे बी का मान क्या होगा? प्लस डेल बी अपॉन बी होगा, या माइनस डेल बी अपॉन बी होगा। ठीक है, इन दोनों को जब अपन गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में? डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। अब आपके पास में चार संभावनाएं हैं कि ए के मान, ए का जो मान है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, बी के जो मान है वो प्लस में और माइनस में दोनों में हो सकता है। पहली संभावना अपन लेते हैं जब दोनों प्लस में हो, डेल ए और डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी दोनों ही प्लस में हो, तो आपके पास में क्या चिन्ह आएगा? प्लस का आएगा, ऑब्वियसली प्लस। गुणा करने पर प्लस का आएगा। फिर दूसरी संभावना अपन लेते हैं कि दोनों ही माइनस में हो, तो फिर क्या चिन्ह आएगा? माइनस आएगा। दोनों माइनस में होंगे तो माइनस आएगा कि बेटा? प्लस। दोनों माइनस में होंगे, दोनों प्लस, माइनस प्लस में है। होंगे तो माइनस इन प्लस प्लस आएगा ना? आएगा, प्लस प्लस आएगा। तो आएगा। ये प्लस प्लस आ आएगा गया। सर। अब तीसरी संभावना ले रहा हूं मैं। ठीक है, पहली दोनों संभावनाओं में तो डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी का जो चिन्ह आया है वो कैसा आया है अपने पास में? प्लस आया है। अब तीसरी संभावना ले रहा हूं मैं। तीसरी संभावना क्या है कि ये जो डेल ए अपॉन ए है ये तो प्लस में हो और डेल बी अपॉन बी माइनस में हो, तो क्या आएगा आपके पास में? माइनस माइनस। का आएगा। माइनस आएगा। अब एक और संभावना कि जो डेल ए अपॉन ए है ये माइनस में हो और डेल बी अपॉन बी ये प्लस में हो, तभी माइनस में आएगा सर। माइनस में आएगा। तब भी तो माइनस में आएगा। यानी हमने क्या देखा कि इसकी दो संभावनाएं तो प्लस में आने की है और दो संभावनाएं माइनस में आने की है। माइनस में। ठीक है, यानी कि ये जो इन दोनों का जो गुणा है वो प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? प्लस प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी। समझ में आ गया ना मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा? अब आप गलती क्या करते हो? प्लस माइनस डेल ए को अपॉन ए को प्लस माइनस डेल बी से गुणा किया तो आप क्या करते हो? प्लस को प्लस से गुणा कर दिया, माइनस को माइनस से गुणा कर दिया, और प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होगा, आप प्लस लगा देते हो। ये गलती करते हो आप। हालांकि आप केवल प्लस भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको बाद में अपन हटा ही देंगे यहां से। पर वास्तविक रूप में जब भी हम प्लस माइनस लिख रहे हैं तो हमारे पास में फिक्स नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, हमें सारी संभावनाएं देखनी पड़ेंगी। प्लस की संभावना भी देखनी पड़ेगी, माइनस की भी देखनी पड़ेगी, दूसरी तरफ भी प्लस की भी देखनी पड़ेगी, माइनस की भी देखनी पड़ेगी। तो बच्चों ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई? फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आगे सर। यस आगे सर। अब देखो, जैसे मान लो ए का मान है 10। ठीक है, जब भी आप किसी राशि को मापते हैं तो जो त्रुटि होती है ना वो बहुत कम होती है हमेशा। त्रुटि ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको 100 नोट गिनने के लिए दूं और 100 के आप 90 नोट गिनोगे, या तो 99 गिनोगे या तो 101 गिनोगे। अगर मैं आपको एक पत्थर दूं 10 किलो का उसको तोलने के लिए, तो आप 10 किलो का 15 किलो तो नहीं तोलोगे, 5 किलो तो नहीं तोलोगे, या तो उसमें 100 ग्राम की 200 ग्राम की गलती आ जाएगी, 50 ग्राम की गलती आ जाएगी, यही हो सकता है। तो जो त्रुटि होती है वो हमेशा बहुत छोटी होती है, यानी कि डेल ए और डेल बी का मान हमेशा छोटा आएगा। अब मान लो ए का मान है 10, ठीक है, और डेल ए का मान है 1, तो डेल ए अपॉन ए का मान कितना हो गया? 1/10, यानी कि पॉइंट का 1। ठीक है, और ऐसे अगर मैं डेल बी के लिए निकालूं तो मान लो कि बी का जो मान है, बी का जो मान है वो है 2, बी का मान है 20, ये बी का मान है, और डेल बी का मान है आपके पास में 2। तो आप क्या कहोगे? डेल बी अपॉन बी बराबर क्या हो जाएगा? 2/20। ये भी कितना आ गया? 0.1। समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने डेल ए अपॉन ए निकाला, डेल बी अपॉन चाहूं, जो नीचे लिखी हुई है उसको सॉल्व करना चाहूं तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं? कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन इसको? की जगह 1 आ गया, प्लस माइनस डेल बी की जगह आ गया 0.1, अभी अपन ने निकाला। प्लस माइनस डेल ए की जगह आ गया अपने पास में 0.1, और डेल ए इंटू डेल बी यानी 0.1
इंटू 0.1 कितना आ गया 0.01, यानी ये राशि सबसे छोटी है, ये राशि सबसे छोटी है। ये तो तब है जब 10 में 1 की गलती की है, अगर आप 100 में 1 की गलती करते तो ये राशि इससे 1000 गुना, सॉरी 100 इंटू 100 10,000 गुना छोटी आती। अगर ये 1000 में 1 की गलती होती तो ये लगभग आपके पास में 10 लाख गुना छोटी आ सकती थी। तो इतनी छोटी राशि को अपन क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई इतनी छोटी राशि को आप जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी बाकी की तुलना में बहुत छोटा है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो। उसको अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। नगण्य मतलब गिनने योग्य नहीं है, छोटा है, इसको छोड़ दो। जैसे एक टैंक पानी में अगर आप एक लोटा पानी और डाल दो तो कितना फर्क पड़ेगा भाई। आपकी जेब में अगर 10,000 रुपए हो एक जेब में और दूसरी जेब में 1 रुपए हो तो आप क्या बताओगे, 10,000 1 रुपए बताओगे कि 10,000 रुपए बताते हो? 10,000। 10,000 है ना, तो वो 1 रुपए को अपन छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लो उसी जेब में जिसमें 1 रुपया, तो उसमें 1 रुपए की जगह मान लो आपके पास 5,000 रुपए होते हैं, तो भी आप 10,000 ही बताते क्या? मैं 15,000 10,500 बता। 15, 10,500 बताते, यानी 15, 10,500 ही बताता क्या तू भी 10,500 बताएगा क्या 10,000 और 5,000 को? बेटा 10,500 का मतलब होता है 10,500। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलती है, मेरे से भी होती है छोटी, ये तो स्लिप ऑफ टंग है ना, जीभ फिसल गई। तो ये जो डेल ए अपॉन डेल बी, डेल ए अपॉन ए और डेल बी अपॉन बी है, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। अब एक खास बात बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। ये जो डेल ए अपॉन ए है और डेल बी अपॉन बी है, ये कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि। क्या कहलाती है? आपेक्षिक त्रुटि। जब केवल डेल ए अपॉन ए दिया हुआ हो तो इसकी घात है 1, केवल डेल बी अपॉन बी दिया हुआ हो तो इसकी घात भी है 1। लेकिन जब ये दोनों गुणा हो रहे होते हैं तो पूरे पद की जो घात हो जाती है वो हो जाती है 1 + 1 2। जब भी आपेक्षिक त्रुटि की घात 2 से ज्यादा है, जिन भी पदों में 2 से ज्यादा है, उन पदों को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए क्योंकि उनका मान बहुत छोटा आता है। तो अपन इस पद को हटा देते हैं, यहां से इस पद को मैं हटा देता हूं। क्या बच गया आपके पास में? अब आपके पास में बच गया 1 + माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये अपने पास में बच गया। मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूं। ये देखो, ये अपन ने लिखा हुआ है, इसमें से अपन ने क्या कर दिया, लास्ट वाले पद को नगण्य मान लिया है। तो क्या बच गया आपके पास में? एक तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ लिखा हुआ था अपने पास में जेड प्लस माइनस, सॉरी जेड नहीं 1 + माइनस डेल जेड अपॉन जेड। तो ये 1 से तो 1 कट जाएगा, यहां पर भी आप देख सकते हो ये 1 से ये 1 कट जाएगा। क्या रह जाएगा आपके पास में? आपके पास में रह जाएगा डेल जेड अपॉन जेड प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। तो ये आपके पास में लास्ट में रह जाएगा। एक तो 1 तो कट गया है और जो डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी था उसको अपन ने नगण्य मान लिया है। तो ये रह गया है प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो? प्लस माइनस कॉमन ले सकते हो। कॉमन कहते हैं अपन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड। हालांकि ये शब्द अपन गलत काम में लेते हैं, लेकिन आदत पड़ गई है इसलिए यही शब्द काम में लेंगे। आदतें जल्दी छूटती नहीं है। आप कोई सा भी टूथपेस्ट काम में लो, लेकिन कहते यही हो कि कोलगेट करके आया हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो गया, वही तुलना करें, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस है, तो फिर डेल जेड किसके बराबर आ जाएगा? डेल जेड अपॉन जेड, वो आ जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ठीक है, पहले की तरह हमको केवल क्या करना है, अब तुलना करनी है। ये यहां पर भी आप देख सकते हो। फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास में क्या बचा हुआ है? आपके पास में बचा हुआ है प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस कॉमन डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तुलना करने पर आ जाएगा डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। डेल जेड अपॉन जेड बराबर डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी।
तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपके पास में जो पहले जो इक्वेशन आई थी पिछले में जोड़ने में और घटाने में, तो आया था डेल जेड बराबर डेल ए प्लस डेल बी। यानी हमने क्या कहा था कि परिणामी त्रुटि की निरपेक्ष त्रुटि दोनों राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होगी। लेकिन अब की बार निरपेक्ष त्रुटियों का योग नहीं आ रहा है, अब की बार कौन सी त्रुटियों का योग आ रहा है? अपेक्षित त्रुटि। तो हम क्या कहेंगे कि जब कोई एक राशि z को दो राशियों a और b के गुणा से व्यक्त करते हैं तो z की आपेक्षिक त्रुटि दोनों राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो जब जोड़ और माइनस और प्लस आवे बीच में, तब तो हम कहेंगे कि त्रुटि निकालनी है तो निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दो, निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी। लेकिन बीच में गुणा का चिन्ह आवे तो आपेक्षिक त्रुटियों को जोड़ दो, आपेक्षिक त्रुटि आ जाएगी।